नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के चोटी अंक में आपका स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को पीआईबी यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टर्न्स 9 यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अपनी 9वें वर्षगांठ को मना रहा है। सफलतापूर्वक 9 वर्ष पूरे किए हैं और इसको पीआईबी ने लिखा कि एम्पावरिंग अन्नदाता एंड प्रोटेक्टिंग लाइवलीहुड्स। आइए बात करते हैं डिटेल में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अपनी 9वीं वर्षगांठ मना रहा है जो किसानों को नेचुरल हजार्ड्स यानी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल की हानि से सुरक्षा प्रदान करती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये 18 फरवरी 2016 को लागू की गई थी। कई राज्य स्टेटमेंट के फॉर्म में स्टेट पीसीएस पूछ लेते हैं कि ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी, तो आपके लिए फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा और वहां पे सहायक होगा। नो डाउट यूपीएससी भी पूछ रहा है इस तरह के क्वेश्चन, इसलिए तैयार रहिएगा और ध्यान रखिएगा जब भी कोई स्कीम अपनी 9 वर्ष या 10 वर्ष पूरा कर रही होती है तो इम्पोर्टेंट होती है और जिस वर्ष ये स्कीम लॉन्च होती है उस वर्ष इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि यूपीएससी ने जब ये लॉन्च हुई थी वर्ष 2016 में क्वेश्चन पूछा था। अब बारी है इस स्टेटमेंट के असेसमेंट यानी इवैल्यूएशन की कि आखिर कोई भी स्कीम एक दशक पूरा करने के बाद कितनी सहायक रही, कितनी लाभप्रद रही, कितनी सफल रही है, उसका आकलन किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, तैयार रहिएगा। आइए बात करते हैं इस स्कीम के ऊपर थोड़ा और। यह योजना एक्यूरेट लॉस यानी सटीक नुकसान आकलन और टाइम पर कंपनसेशन यानी समय पर मुआवजा देने के लिए सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है। मान लीजिए कि एक गांव का एरिया है, वहां पे नेचुरल हजार्ड्स आया है, वहां पे बर्फबारी हो गई या ओलावृष्टि हो गई या बड़े स्तर पर तूफान आया है, तो ये आकलन किया जाता है इस ड्रोन के माध्यम से कि फसल कितनी रही होगी, उसकी कितनी कीमत रही होगी। एक एक्चुअरिस्ट को बुलाया जाता है, वो कैलकुलेट करता है, वो फिर कैलकुलेट करके बताता है फसल कितनी कॉस्ट हुई, तो उसके माध्यम से सरकार किसानों को मुआवजा देती है। 1 जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025-26 तक लगभग 69,516 करोड़ रुपए के बजट के साथ इसे जारी रखने की मंजूरी दी है। अब आइए बात करते हैं वर्ष 2016 में जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। 2016 में क्वेश्चन पूछा था ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 21। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन था, इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा। दूसरा कथन है, यह योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाली कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट केरला गवर्नमेंट प्लान्स टू ग्रांट इंडस्ट्री स्टेटस टू इट्स टूरिज्म सेक्टर। केरल सरकार ने निवेश और विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने टूरिज्म सेक्टर यानी पर्यटन क्षेत्र को इंडस्ट्री का स्टेटस यानी उद्योग का दर्जा देने की योजना बना रही है। ये अच्छी बात है क्योंकि पर्यटन आज के समय में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला बड़ी इंडस्ट्री के रूप में उभर रहा है और प्राकृतिक आपदाओं और महामारी जैसी चुनौतियों के बावजूद घरेलू पर्यटन में उछाल आया है। हालांकि विदेशी इनफ्लो कम हुआ है। इस कदम का इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर यानी हितधारकों ने स्वागत किया है, वेलकम किया है, जो आतिथ्य प्रोजेक्ट के लिए कम टैरिफ जैसे बेनिफिट की उम्मीद करते हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। एनवायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि लाइटन द पॉल्यूशन बर्डन ऑफ द थर्मल पावर स्टेट्स। पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत भारत की अपडेटेड क्लाइमेट कमिटमेंट्स यानी प्रतिबद्धताओं का लक्ष्य वर्ष 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना है और 50% रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को हासिल करना है वर्ष 2030 तक। उस दिशा में सरकार बहुत प्रयास भी कर रही है और अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त कर रही है। उत्सर्जन का एक प्रमुख सोर्स थर्मल पावर कोयला समृद्ध राज्यों में केंद्रित है। मान लीजिए उदाहरण के रूप में बात करें, छत्तीसगढ़ में कोयला अच्छी मात्रा में उत्पादित होता है या उड़ीसा में होता है। ये राज्य अपने यहाँ बिजली का प्रोडक्शन करते हैं और कहीं न कहीं जिन राज्यों में बिजली नहीं होती है वहां पे उनको एक्सपोर्ट करते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली हो गया या मध्य प्रदेश हो गया। तो ये एक तरह का पोल्यूशन का बर्डन उठाते हैं यानी प्रदूषण का बोझ उठाते हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्य, जबकि बिजली का निर्यात उपभोक्ता राज्यों को करते हैं। हालांकि इन बिजली उत्पादक राज्यों को उनके द्वारा वहन की जाने वाली इन्वायरमेंटल कॉस्ट यानी जिस कीमत पर ये प्रोडक्शन करते हैं बिजली का यानी पर्यावरणीय लागतों के लिए कोई
इनको कंपनसेशन यानी मुआवजा नहीं मिलता है। ये चिंताजनक स्थिति है, इसलिए चर्चा में है ये न्यूज। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये साइंस एंड टेक्स्ट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि हाउ डिड डीडीओज अटैक क्रिपल कावेरी 2.0। कर्नाटक में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयोग की जाने वाली कावेरी 2.0 पोर्टल को डीडीओज यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक के कारण गंभीर व्यवधानों का सामना करना पड़ा। फर्जी अकाउंट और दुर्भावनापूर्ण प्रयोगकर्ताओं के उच्च ट्रैफिक ने सिस्टम को प्रभावित किया है, जिससे कि प्रदर्शन संबंधी समस्याएं पैदा हुई। साइबर क्राइम पुलिस ने आईटी एक्ट के अंतर्गत जांच शुरू की है। डीडीओज अटैक नेटवर्क को फ्लड करने के लिए कई एग्रीमेंट किए गए सिस्टम बॉटनेट का प्रयोग करते हैं, जिससे डाउन टाइम और पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस होता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी एंड द ओरिजिन्स एंड न्यूसेंस ऑफ द कंसेप्ट। भारत में कानूनों की व्याख्या करने में कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी यानी संवैधानिक नैतिकता एक महत्वपूर्ण अवधारणा बन गई, जो सार्वजनिक नैतिकता को संवैधानिक अखंडता के साथ बैलेंस करती है, संतुलित करती है। यह एथेनियन डेमोक्रेसी में संवैधानिक रूपों के प्रति श्रद्धा के जॉर्ज ग्रोटे के विचार से उभरा है। याद रखिएगा, जब भी थिंकर चर्चा में होते हैं जॉर्ज ग्रोटे जैसे, तो यूपीएससी के लिए क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है। जॉर्ज ग्रोटे के विचार में जिसमें संवैधानिक प्रक्रियाओं और सिविक कल्चर यानी नागरिक संस्कृति के सम्मान पर जोर दिया गया है। इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर का भी प्रसिद्ध कोटेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इज नॉट नेचुरल सेंटिमेंट, इट हैज टू बी कल्टिवेटेड, वी मस्ट रियलाइज दैट आवर पीपल हैव येट टू लर्न इट। पी.आर. अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के लोकतंत्र के लिए इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डाला, आत्मसंयम और संविधान के प्रति सम्मान पैदा करने का आग्रह किया। संवैधानिक नैतिकता के लिए गैर लेन देन संबंधी पालन की आवश्यकता होती है, जिसमें स्थापित प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान बनाए रखते हुए आलोचना और सुधार की अनुमति दी जाती है। जब तक स्वस्थ आलोचनाएं नहीं होंगी तो सुधार की संभावना नहीं होगी, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी होती है। साथियों, आज के चोटी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।